आजकल हर कोई सिनेमैटिक वीडियोस के बारे में बात कर रहा है। जिसे देखो उसको सिनेमैटिक वीडियो ही बनाना है। और सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करें, सिनेमैटिक वीडियो के लिए कौन सा लेंस यूज़ करें, यही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं हर जगह पर। मैं भी जब अपने कमेंट्स चेक करता हूँ उसके अंदर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होते हैं सिनेमैटिक वीडियो के बारे में। सो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर की आपको मैं सिनेमैटिक वीडियो एक्चुअल में क्या है और आप किस तरीके से अपने वीडियो को सिनेमैटिक बना सकते हैं ये बताया जाए। मेरा नाम है विपिन गौर। मैं एक फैशन एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर हूं और पिछले 15 साल से मैं फोटोग्राफी कर रहा हूं। पर फोटोग्राफी में आने से पहले मैंने 3-4 साल फिल्म्स में काम किया है। मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज को प्रोड्यूस किया है, एज अ डीओपी काम किया है। पर उस वक्त जब हम फिल्म्स बनाते थे तब हमारे पास में ये डीएसएलआर कैमरास नहीं होते थे फिल्म्स को शूट करने के लिए। हमें बहुत ही बड़े बड़े बल्कि कैमरास यूज़ करने पड़ते थे। मैंने खुद पर्सनली बीटा पे काम किया है, मैंने यूमेटिक कैमरास पे काम किया है, मैंने डीजी बीटा कैमरा यूज़ किया है। उस वक्त एक फिल्म शूट करना या उसके बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस वक्त कैमरा यूनिट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती थी। पर आज की रेट के अंदर हर किसी के पास में पर्सनल कैमराज हैं। हर कोई अपने कैमरा से फिल्म शूट कर सकता है, लेकिन हर कोई सिनेमैटिक वीडियो बनाना चाहता है। तो सिनेमैटिक वीडियो है क्या? सिनेमैटिक वीडियो का मतलब है सिनेमा के जैसा दिखने वाला वीडियो या फिल्म जैसा दिखने वाला वीडियो। मतलब ये कि जो भी आप फिल्म या वीडियो थिएटर में देखते हैं, सिनेमा हॉल्स में देखते हैं, उसकी जो लुक होती है, उसका जो फील होता है, उसके जैसा वीडियो सिनेमैटिक वीडियो होता है। सो मतलब ये कि जब आप सिनेमैटिक वीडियो के बारे में बात करते हैं, सो आप बात कर रहे हैं कि एक ऐसा वीडियो जो कि फिल्म जैसा लगे। तो अगर आपको सिनेमैटिक लुक चाहिए अपने वीडियो के अंदर, तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि एक फिल्म के अंदर फिल्म जैसे लुक किस तरीके से लाई जाती है। फिल्म लुक लाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेम रेट। जब आप एक फिल्म देखते हैं, उस फिल्म के अंदर एक मोशन ब्लर होता है। बहुत ही स्मूथ मूवमेंट नहीं होती वहां पर एक हल्का सा आपको मोशन ब्लर फील होगा। जब आप किसी भी फिल्म के किसी फ्रेम को रोक करके देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको मोशन ब्लर दिखाई देगा। अब फिल्म बेसिकली है क्या, या हम ये कहें कि वीडियो एक्चुअल में है क्या? तो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस हैं, यानी कि स्टिल इमेजेस ही हैं जिनको कि एक खास स्पीड में चलाया जाता है ताकि हमारा ब्रेन उसको मूविंग यानी कि मोशन समझना शुरू कर दे, उसको मोशन वीडियो की तरह देखना शुरू कर दे। और वो स्पीड क्या है जिसके अंदर की इमेजेस को चलाया जाता है? वो है 24 FPS। फिल्म्स हमेशा 24 FPS के ऊपर प्रोजेक्ट की जाती हैं। मतलब ये कि एक सेकंड के अंदर 24 इमेजेस को सीक्वेंस में चलाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे को वो मोशन पिक्चर नजर आती है। अब 24 फ्रेम पर सेकंड क्यों यूज किया जाता है? मूवीज जिस टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हुई या जब बननी शुरू हुई, उस वक्त उसके अंदर साउंड नहीं थी, तो वो 16 FPS के ऊपर चला करती थी। पर जब उस मोशन पिक्चर के अंदर साउंड डालने की कोशिश की गई तो एक ऐसी स्पीड चाहिए थी जिसके अंदर की फुटेज ज्यादा ना लगे और वो इजीली सिंक हो जाए साउंड के साथ, क्योंकि साउंड अलग से रिकॉर्डेड है। और अगर हमें साउंड को सिंक करना है उस वीडियो के साथ में, उस मोशन पिक्चर के साथ में, तो हमारे को एक पर्टिकुलर स्पीड दोनों की मैच करानी पड़ेगी, और ये मैच हो पाए 24 FPS के ऊपर। Nothing but blue skies from now on. तो उस वक्त जो 24 FPS स्टार्ट किया गया साउंड को सिंक करने के लिए, वो आज भी चल रहा है। सो आज भी फिल्म का स्टैंडर्ड है 24 FPS। अब कुछ डायरेक्टर्स ने डेफिनेटली कोशिश की है कि वो 24 FPS से ज्यादा या कम के ऊपर शूट करें ताकि जो मोशन है उसको चेंज कर सकें। जैसे हॉबिट है, हॉबिट शूट हुई है 48 FPS के ऊपर और जेमिनी मैन शूट हुई है 120 FPS के ऊपर। पर इन दोनों मूवीज में जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो एक्सपेरिमेंट शूट करते टाइम पर किए गए हैं। शूट करते टाइम पर एक पर्टिकुलर फ्रेम रेट के अंदर शूट किया गया है, लेकिन जब आप इसको हॉल पे देखते हैं या आप इसको टीवी पे देखते हैं तब आप इसको 24 FPS के ऊपर ही देख रहे हैं। मतलब ये कि शूट तो आप कर सकते हो ज्यादा FPS के ऊपर, लेकिन प्रोजेक्शन किसके ऊपर हो रहा है? प्रोजेक्शन हो रहा है 24 FPS के ऊपर। सो एक चीज हमने यहां पर स्टैब्लिश कर ली कि अगर आपको फिल्म जैसी लुक चाहिए तो आपको 24 FPS के ऊपर ही शूट करना है। हाँ, डेफिनेटली अगर आप उसको YouTube के लिए बना रहे हो तो YouTube सपोर्ट करता है 30 FPS। सो अभी हमने सिर्फ एक चीज को समझा है, वो है FPS। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा अपने वीडियो को 24 FPS के ऊपर शूट करना है। 30 को भी मैं अवॉइड करना चाहूंगा। अब एक और चीज आपको देखने के लिए मिलती है, डेप्थ ऑफ फील्ड।
और डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से एक फिल्म की लुक कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब ये डेप्थ ऑफ फील्ड सेंसर के साइज की वजह से चेंज होती है, जो लेंसेज का सिलेक्शन है उसकी वजह से चेंज होती है, और डेफिनेटली अपर्चर की वजह से चेंज होती है। सो आपको अगर एक फिल्म लुक चाहिए तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा वीडियो 1.8 के अंदर शूट कर डालें। आप अगर एक फिल्म देखेंगे तो उस फिल्म के अंदर बैलेंस होता है डेप्थ ऑफ फील्ड का। वहां पर बैकग्राउंड कई जगह पर बहुत ज्यादा ब्लर नहीं होता, कई जगह पर बहुत ज्यादा ब्लर होता है। सो आपको ये बैलेंस बनाना है। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि जो लेंस उनके पास में होता है उसको वो मैक्सिमम अपर्चर के ऊपर यूज करना शुरू कर देते हैं। अगर उनके पास 1.8 का लेंस है तो वो उसको 1.8 के ऊपर यूज करेंगे, अगर उनके पास 1.4 का लेंस है तो वो 1.4 के ऊपर यूज करेंगे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ ऑफ फील्ड नजर आएगी। सो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, और उसका सिंपल सा तरीका है। तरीका यह है कि बैठ जाओ आराम से, 2-3 फिल्म्स को एक साथ देखो, बार बार देखो, सीन्स को पॉज कर करके देखो, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड समझ में आ जाएगी। और इतनी तो आपको फोटोग्राफी आती ही होगी कि आप आराम से अपने कैमरा की डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल कर सकें। डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए सिर्फ अपर्चर ही इंपॉर्टेंट नहीं है। डेप्थ ऑफ फील्ड डिपेंड करती है आपके सेंसर साइज के ऊपर, डेप्थ ऑफ फील्ड डिपेंड करती है आपकी फोकल लेंथ के ऊपर, डेप्थ ऑफ फील्ड डिपेंड करती है और बहुत सारी चीजों के ऊपर। पर अगर आपको फोटोग्राफी के बेसिक्स नहीं पता है तो आपको फोटोग्राफी को पहले अच्छे से सीखना चाहिए। और अगर आप फोटोग्राफी को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से सीखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है, आप समझना चाहते हैं कि फोकल प्लेन क्या है, आप समझना चाहते हैं कि एक कैमरा किस तरीके से काम करता है, तो मेरा एक कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स को मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाया है। उस कोर्स को अगर आप कर लेंगे तो फोटोग्राफी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे, अगर आपने कहीं से नहीं भी सीखा है तब भी आपको फोटोग्राफी बहुत अच्छे से आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर फोटोग्राफी आपको अच्छे से आ गई ना, फिर सिनेमैटिक वीडियो बनाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। इस कोर्स की एक खास बात यह है कि इस कोर्स के अंदर आपको जहां एक तरफ रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आपको इसके अंदर पढ़ने के लिए पीडीएफ्स मिलेंगी जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। वहीं साथ साथ आपको हर महीने एक बार चांस मिलेगा मेरे साथ बैठने का। मेरे साथ आप लाइव बैठोगे, जूम के ऊपर हम बैठेंगे और वहां पर आप अपने डाउट्स मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। सो एक तरफ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी इस कोर्स के अंदर मिलेगी। अब डेप्थ ऑफ फील्ड के अलावा भी एक और चीज है। आप ध्यान से देखो कि जब आप मूवी देखने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको एक और चीज क्या नजर आती है? आपको नजर आती है कलर ग्रेडिंग। जो फिल्म्स हैं उनके जो कलर्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जब आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके लेकर आते हो, वीडियो शूट करके लेकर आते हो, तो उसके कलर्स बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे होते हैं। और वहीं जब आप फिल्म देखते हो तो फिल्म के अंदर आपको ग्रीनिश टोन दिखाई देगी, आपको ब्लूइश टोन दिखाई देगी, आपको वहां पे मल्टी कलर्स नहीं दिखाई देंगे, आपको वहां पर 2 या 3 ग्रेडिएशन दिखाई दे रही होंगी। आपको एक कलर की पैलेट दिखाई देती है और उस कलर पैलेट से मूड क्रिएट होता है। सो एक बार ध्यान से अब आप ऑब्जर्व करके देखो कि जो आपने वीडियो बनाया है वो वीडियो मल्टी कलर है, और वहीं जब आप एक मूवी देखने के लिए जा रहे हो तो उस मूवी के अंदर, उस फिल्म के अंदर आपको बहुत ही सटल कलर टोन दिखाई देती है, और वो कलर टोन एक मूवी का, एक फिल्म का स्टाइल क्रिएट करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको अगर आपके वीडियो को सिनेमैटिक दिखाना है, फिल्म जैसी लुक देनी है, तो उसको आपको कलर ग्रेड करना पड़ेगा। आपको उसको थोड़ा सा डीसैचुरेट करना है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर कलर शिफ्ट करने हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग नहीं सिखा सकता। सो कलर ग्रेडिंग के ऊपर और बाकी लोगों के वीडियोज हैं, उनको आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। पर एक सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या आपके वीडियो को कलर ग्रेड करने के लिए आपको लॉग में शूट करना जरूरी है? तो मैं आपको इसका सिंपल सा जवाब देता हूं। अगर आपके कैमरा के अंदर लॉग में रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी है तो डेफिनेटली आपको लॉग में शूट करना चाहिए। पर अगर आपके कैमरा के अंदर लॉग में शूट करने की फैसिलिटी नहीं है, तब भी आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल को या पिक्चर प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अंदर सैचुरेशन घटा दीजिए, उसके अंदर ब्राइटनेस कंट्रास्ट को एडजस्ट कर लीजिए, ऑलमोस्ट एक फ्लैट वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, तब भी आपको बिल्कुल वही लॉग जैसी फील मिल जाएगी। अब मैं यहां पे कह रहा हूं लॉग जैसी फील, लॉग नहीं होगा वो। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उनके कैमरा के अंदर 8 बिट लॉग में शूट करने की फैसिलिटी होती है, तो वो 8 बिट लॉग के अंदर ही सारे वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
अगर आपको लॉग में रिकॉर्ड करना है तो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए कम से कम 10 बिट लॉग के अंदर, क्योंकि 10 बिट से नीचे अगर आप लॉग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसको एक्सट्रीम कलर ग्रेड करते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही डिग्रेड हो जाएगी, उसके अंदर बेंडिंग आ सकती है, उस वीडियो के अंदर वो स्मूथनेस खत्म हो जाएगी। सो आपको अगर परफेक्ट कलर ग्रेडिंग चाहिए तो आपको कम से कम 10 बिट लॉग के अंदर आपके वीडियो को शूट करना चाहिए। पर अगर आप बैलेंस कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा संभाल सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जाके कलर ग्रेडिंग ना करें, तो जैसा आपका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है उसके अंदर सैचुरेशन को घटा करके भी आप रिकॉर्ड करेंगे, तब भी आप अपने वीडियो को कलर ग्रेड कर पाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप मूवी देखेंगे, जब आप एक फिल्म को देखेंगे तो उसके अंदर आपको नजर आएगी, और वो है लाइटिंग। एक भी सीन आपको बिना प्रॉपर लाइटिंग के अंदर फिल्म में देखने के लिए नहीं मिलता। लाइटिंग से मूड क्रिएट किया जाता है, लाइटिंग से एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, लाइटिंग से ही पूरी की पूरी फिल्म को सेट किया जाता है, उसको सजाया जाता है। पर अगर आप बिना लाइट के अपने वीडियो को शूट करते हैं और उसके अंदर कोशिश करते हैं या उसमें चाहते हैं कि आपको बिल्कुल फिल्म जैसी लुक मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। आपने सब चीज़ें फॉलो कर ली होंगी, आपने फ्रेम रेट को कॉपी कर लिया, आपने कलर ग्रेडिंग कॉपी कर ली, आपने डेप्थ ऑफ फील्ड कॉपी कर ली, लेकिन अगर लाइटिंग को नहीं यूज़ करेंगे ना, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, आपका वीडियो प्रॉपर सिनेमैटिक वीडियो नहीं बन सकता। सो आपको लाइटिंग को यूज करना है। अब लाइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप फिल्म के तरीके से बड़ी बड़ी HMI उठा के ले आइए, नहीं। लाइटिंग एक रिफ्लेक्टर से भी की जा सकती है। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, वहां पर अगेंस्ट द लाइट आप शूट कर रहे हो, सो वहां पर आप रिफ्लेक्टर यूज करो। आजकल बैटरी ऑपरेटेड कॉन्टिन्यूस लाइट्स मिलती हैं, उनको आप यूज करो। लाइट को यूज करो मूड क्रिएट करने के लिए, अपने सीन को सजाने के लिए। हर सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फिल्म के अंदर, उसी तरीके से हर सीन आपके वीडियो का आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सो अगर आपने ये सारी की सारी चीजें कर ली तो आपका वीडियो सिनेमैटिक बन जाएगा। पर मूवी के अंदर, फिल्म्स के अंदर एक और चीज होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या है? स्टोरी टेलिंग। अभी तक आपने जो चीजें समझी वो चीजें थी टेक्निकल, पर ये टेक्निकल चीजें कुछ नहीं कर सकती अगर आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है। तो आप जब कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो और उसके अंदर स्टोरी लाइन नहीं है, तो आपका वीडियो अच्छा नहीं लग सकता। उस वीडियो के अंदर एक स्टोरी का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वेडिंग शूट कर रहे हो या आप एक फैशन शूट कर रहे हो। अगर आपके फिल्म के अंदर कोई कहानी नहीं है तो वो वीडियो फिल्म जैसा नहीं लग सकता, वो सिनेमैटिक वीडियो नहीं बन सकता। और वीडियो में कहानी कहने के लिए आपको यूज़ करने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, जैसे कि वाइड एंगल, मिड एंगल और क्लोजअप शॉट्स। अब एंगल्स और भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, पर ये 3 बेसिक एंगल्स हैं। जैसे कि अगर आप एक वेडिंग शूट कर रहे हैं तो वहां पर जब आप वाइड एंगल शॉट लेते हैं तो आप एक एम्बियंस को स्टैब्लिश कर देते हैं। उसके बाद जब आप मिड एंगल शॉट लेते हैं तो आप अपने करेक्टर को स्टैब्लिश करते हैं, और जब आप क्लोजअप शॉट्स लेते हैं तो उस करेक्टर के इमोशंस को आप कैप्चर करते हैं। आप हाथों के मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, आप आंखों को कैप्चर करते हैं, आप स्माइल को कैप्चर करते हैं। इस तरीके से आप अपने वीडियो के अंदर एक कहानी बुन देते हैं, और ये कहानी और इस तरीके का वीडियो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, लोगों को अच्छा लगता है। अगर आपने सिंपल एक वाइड एंगल से पूरी की पूरी मूवी या वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया तो वहां पर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को शूट करना पड़ता है। अब एंगल्स में आप लो एंगल शूट भी कर सकते हैं, आप हाई एंगल शूट भी कर सकते हैं, पर अगर आप बेसिक इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे कि एक वाइडर शॉट, मिड शॉट और क्लोजअप शॉट्स, तो भी आपका वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। इसके अलावा आपको कॉम्पोजिशन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेम को सही तरीके से कंपोज करेंगे तब वो वीडियो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि वीडियो क्या है? सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। सो हर एक सेकंड के अंदर 24 फ्रेम जो आप शूट कर रहे हैं, वो 24 के 24 फ्रेम बहुत सुंदर लगने चाहिए, तभी आपका कंप्लीट वीडियो सुंदर लगेगा। सो वीडियो को शूट करने में ध्यान दीजिए, वीडियो को एडिट करने में ध्यान दीजिए, तब जाकर के आपका वीडियो एक सिनेमैटिक वीडियो लगेगा। आप चाहे निकॉन के कैमरास यूज करो या कैनन और सोनी के सिनेमा सीरीज को यूज करो, अगर आपको सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनको अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया तो आप सिनेमैटिक वीडियो नहीं बना सकते।
सो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको सिनेमैटिक वीडियो क्या है, कैसे आप शूट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अगर आपके पास में कुछ सवाल हैं, आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना, लोगों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। और आप मेरे अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते रहते हो, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लो यार।